ओके, सो आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग डिजीज, इंसेक्ट और बेसिक क्लासिफिकेशन कर लिया है। डिसऑर्डर एंड रूटस्टॉक को अलॉन्ग विद द क्रॉप अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अगर समय रहा तो उसको भले अलग से एक और कर देंगे, अदरवाइज आपकी क्रॉप में रूटस्टॉक एंड डिसऑर्डर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स आएंगे, हो सकता है कुछ टर्मिनोलॉजीज आए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, टेक्निक्स, टर्मिनोलॉजी, या फिर कुछ कीवर्ड्स आए जिससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स, टर्मिनोलॉजी या कीवर्ड जिससे आपका टेम्परेट क्रॉप से रिलेटेड, कुछ टेक्निक, टर्मिनोलॉजी या कीवर्ड जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन चीजों को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये कोई ऐसा है नहीं कि सारे टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे या कीवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सभी चीजों का मिला जुला रूप होगा, जहां जहां से क्वेश्चन उठ सकता है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को बाहर निकालने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले टेम्परेट क्रॉप में अपन पढ़ेंगे एप्पल के बारे में। तो एप्पल में क्या होता है, आप सब लोग को पता है। एप्पल का सबसे पहला आता है इर्रेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर। देखिए, इर्रेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर, अगर क्वेश्चन आता है इर्रेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर किसमें देखा जाता है तो उसके लिए है। तो हम सबको पता है कि जनरली आपका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एप्पल का कितना होता है, 2n इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 34 होता है है कि नहीं? यस इस सर। हिसाब से अगर मैं कहूँ 2n इज इक्वल टू 3x यानी कि ट्रिप्लॉइड कहूँ तो कितना आएगा? हाँ नहीं बोलते रहना भैया, नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है तो फिर मुझे समझ नहीं आएगा कि आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 2n इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू कितना होगा? 51 सर। 51। 51। तो यस सर। अगर हम लोग एक नॉर्मल तरीके से बोलें तो भाई हाँ, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 17, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 54, सॉरी 34, और ट्रिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर 51। पर ऐसा देखा गया है कि आपका जो ये है ना एप्पल, एप्पल में कुछ ट्रिप्लॉइड वैरायटीज हैं जिनका क्रोमोसोम नंबर कितना है? 54। अब एक बात बताओ, क्या ये नॉर्मली पॉसिबल है 54 क्रोमोसोम नंबर होना? नो सर। नो सर। नहीं है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? एक इरेगुलरिटी दिख रहा है। इसी को इरेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर के नाम से जानते हैं। या क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ सकता है किसमें इरेगुलर क्रोमोसोम नंबर पूछा जाता है। तो दो वैरायटी है, ब्रामली सीडलिंग, ये एक वैरायटी है, और दूसरा वैरायटी है जुपिटर। ये दोनों में आपका इरेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर देखने को मिलता है, ये नोट कर लीजिए। स्पेलिंग क्या है सर? BRAHMLEY, ब्रामली सीडलिंग। LEY है। हाँ, LEY। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को? एप्पल में तो यस बहुत सर। कुछ पढ़ना है, पहला क्रॉप में आपको पूरा बेसिक समझना पड़ेगा। सेकंड आता है आपका जिसे कहते हैं डिफेक्टिव पोलेन। डिफेक्टिव पोलेन आप जनरली पाएंगे कि जो डिप्लॉइड होते हैं उसमें प्रॉपर पोलेन बनते हैं, टेट्राप्लॉइड में भी प्रॉपर पोलेन बनते हैं, बट जो ट्रिप्लॉइड टाइप की वेराइटीज होती हैं, ट्रिप्लॉइड वेराइटीज, इसमें आपको जो पोलेन होती हैं वो क्या बनती हैं? या तो वीक बनेंगी, स्टेराइल बनेंगी, या एबॉर्टिव पोलेन, मतलब बनेगा लेकिन कुछ दिन बाद एबॉर्ट हो जाएगा। तो वीक, स्टेराइल या एबॉर्टिव टाइप का जो पोलेन बनता है ना आपका ट्रिप्लॉइड वेराइटीज में, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिफेक्टिव पोलेन कहते हैं। ठीक है, वीक, स्टेराइल, एबॉर्टिव टाइप का जो पोलेन बनता है इसे हम क्या कहते हैं? आपका डिफेक्टिव पोलेन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी ट्रिप्लॉइड वेराइटीज में देखने को मिलता है, जैसे कि सुंटन, जुपिटर, ब्रामली सीडलिंग, और जितने भी आपके ट्रिप्लॉइड वेराइटीज हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि डिफेक्टिव पोलेन किस में पाया जाता है, डिप्लॉइड की ट्रिप्लॉइड या अदरवाइज वेराइटी। तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक। सर नाम क्या लिखे हैं? किसका? ये यस सर वही। SUNTAN। और ये जुपिटर है, स्कूटी आती है ना जुपिटर, वही वाला। यहाँ तक चीजें तो हुई? इसका जो हाँ हाँ सर, बोलिए। इसका जो ट्रिप्लॉइड है वो
54 होगा। नहीं नहीं नहीं, ट्रिप्लॉइड तो इनका, ये दो पर्टिकुलर वैरायटी है, इसका 54 है, ठीक है, बाकियों का 51 ही होगा, इसका 51 है। कुछ ओके ट्रिप्लॉइड सर। रेगुलर क्रोमोसोमल बिहेवियर भी देखा गया है, ऐसा बता रहा ओके सर। है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है सुक्रोज पॉलिस्टर कोटिंग। जब आप एप्पल को हार्वेस्ट करते हो तो हार्वेस्ट करने के बाद ना इसके ऊपर एक कोटिंग लगाई जाती है, फ्रूट के ऊपर अलग अलग वैक्स कोटिंग, ये वो कोटिंग, दुनिया भर की कोटिंग आप जानते हैं ना। तो एक सुक्रोज पॉलिस्टर कोटिंग लगाते हैं, जैसे नॉर्मली वैक्सिंग करते हैं वैसा ही है। ये जो है क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, और इसके अलावा इथाइलिन को भी रिड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, अल्टीमेटली राइपनिंग रिड्यूस होता है। ठीक है, तो इन चीजों को ये रिड्यूस करने का काम करता है। सुक्रोज का बहुत जगह पे उपयोग पढ़ोगे, सुक्रोज का एक मेजर यूज जो है, आप जो है वहां भी पढ़ोगे, क्या नाम है, सुक्रोज सॉल्यूशन। अभी जैसे कि अपन जब क्रॉप में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखोगे कई सारी स्टिग्मा जो होती है ना, जिसमें प्रॉपरली आपका पॉलिन जर्मिनेट नहीं हो पाता। पॉलिन क्यों जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पॉलिन को प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा है। तो आप कई सारे क्रॉप में पढ़ोगे कि फ्रूट सेट को बढ़ाने के लिए सुक्रोज सॉल्यूशन का स्प्रे करते हैं, अप्रोक्स 5% के आसपास। तो क्या होगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा तो इसको एनर्जी मिलेगा, और ये जो है प्रॉपरली जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए यूज होता है। लकी छोड़ दिया सर क्या स्लाइड नीचे करिए। ठीक। हाँ, क्या बोल रहे हैं, सर स्लाइड नीचे करिए, एक सेकंड। ये ठीक है। तो पहले सुक्रोज इथाइल। सॉल्यूशन का अभी ओके सर। इथाइलिन, कार्बन डाइऑक्साइड और रॉइपनिंग, इन तीनों को रिड्यूस करता है, इसको अभी फिलहाल याद रखिए। ठीक है, और आगे वाली चीजें जो है उसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। इतना क्लियर हुआ सभी लोगों को। यस सर। यस सर। यस इसके बाद सर। नेक्स्ट, हाँ इसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा चीज जो आपको एप्पल में याद रखना है, रसेटिंग। ये शब्द को हालांकि अपन क्रॉप में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट था प्रीमेच्योर लीफ फॉल और रीप्लांट प्रॉब्लम, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लिए, बाकी अपन क्रॉप में और करेंगे। यहाँ पे एक चीज आता है आपका क्या, रसेटिंग। रसेटिंग को ना एक काम करते हैं, पहले ना एक फोटो देखते हैं, अगर होगा मेरे पास तो मैं आप लोग को दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप ज्यादा बेटर समझ पाओगे। ओके, इसमें नहीं है कोई रसेटिंग के, एक फोटो सर्च करके गूगल ग्रुप में डालेंगे क्या। आप लोगों ने कई बार देखा होगा एप्पल का फ्रूट, उसमें कई बार ऐसे ऐसे भूरे भूरे लाइनिंग पड़ जाते हैं खूब सारे, देखे हो। अंदर से खाने में वो उतना ही मीठा होता है, उतना ही टेस्टी होता है जितना उसका एक्चुअल टेस्ट है। पर कई बार आप देखोगे कि उसमें जो है इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। देखियो, इसका फोटो भी मैं कई बार भेज चुका हूँ ग्रुप में, किसी के पास होगा तो जरा रीफॉरवर्ड कीजिए एक बार। मिला किसी को, आवाज आ रही है। यस सर। ज्योति, आप बहुत दिनों बाद क्लास अटेंड कर रहे हैं, कहाँ थे आप अभी तक। सर सेंड कर दिया सर ग्रुप में। आवाज आ रही है आपको। सर ग्रुप पे आ गया है। ग्रुप पे आ गई, ये एक्चुअली मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं आप लोग को बस शो कर रहा हूँ। ये देखिए,
अभी दिख रहा है ये इमेज? देखिए, ये देख पा रहे हो ये फ्रूट में कैसे लाइनिंग से बन गए हैं? ये लाइनिंग दिख रहा है भूरा भूरा? यहाँ पे देखिए, जैसे आपके शरीर में चोट लगता है तो पपड़ी बन जाता है, वैसा ही कुछ बना है। इसको आप लोग कई बार ऐसा एप्पल खाए होंगे जिसको अंदर से खाओगे तो टेस्ट वैसा ही लगता है, नॉर्मल, कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। देखिए हो? Yes, sir. देखें। ठीक है, इसे रसेटिंग कहते हैं। क्या चाह रहे हो, किसको किसको रिमूव करें, कैसे करें? अभी अरे यार आप शुरू में आ जाते हो, अभी आप ही को पहले रिमूव करना पड़ेगा अगर आवाज नहीं आया तो, बता रहा हूँ। सर सॉरी, मैं तो बोल रहा हूँ सर। अंशिका, अनुपम, आशुतोष, भावेश, क्या कर रहे हो भाई? क्लास में एक्टिव हो कि नहीं हो? जिसके साथ हल्ला नहीं हो रहा है उतने में से बाकी लोग तो कुछ जवाब अब दोगे कि नहीं दोगे? नहीं तो फिर मैं लिखा के छोड़ देता हूँ, क्रॉप चालू करेंगे कल से। फिर बैठे रहना, बट डोरमेंसी पढ़ते, कोई नहीं पढ़ाने वाला है वैसे भी। तो आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, मेरे को बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सीरियस रहिए। ठीक, तो रसेटिंग जो है अपन ने पढ़ा हुआ है, ये दिख रहा है, ये क्या है? एक्चुअली एक स्किन का प्रॉब्लम है। ठीक है, स्किन में प्रॉब्लम होता है। होता क्या है, आप लोगों ने पढ़ा है, मॉइस्चर इम्बैलेंस होता है। कहीं ना कहीं अगर मॉइस्चर इम्बैलेंस हुआ फ्रूट में, तो फ्रूट में मॉइस्चर इम्बैलेंस हुआ तो अपने को क्या मिलेगा? कभी ना कभी आप लोगों ने पढ़ा है मॉइस्चर इम्बैलेंस, या इसको मॉइस्चर ना करके एक्चुअली लिखो वाटर इम्बैलेंस अगर हुआ तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है? एक क्रैकिंग की समस्या आती है ना? यस सर। ये क्रैकिंग दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसे क्रैकिंग कहते हैं, एक होता है जिसे हम लोग स्प्लिटिंग कहते हैं। क्रैकिंग वो होता है जो एकदम छोटा होता है, जिसके अंदर का पल्प ना दिखे। स्प्लिटिंग में अंदर का पल्प भी दिखता है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, याद है? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब मान के चलो आपको कहीं से ब्लेड में या किसी चीज में आपके शरीर में खरोच लग जाता है, तो क्या वो जीवन भर खरोच ही बन के रहता है क्या? धीरे धीरे नहीं। उसमें एक भूरा कलर का पपड़ी टाइप का जमने लगता है, फिर धीरे धीरे वो चीज ठीक होती है कि नहीं होती है? होती है ना? तो Yes, sir. यस वैसे सर। ही डैमेज के कारण क्या होता है, एक बार क्रैकिंग आया, वाटर इम्बैलेंस के कारण क्या आ गया आपका? क्रैकिंग आ गया। क्रैकिंग आने के बाद क्या होता है, जैसे ही इसमें ये जो डैमेज हुआ है, जैसे आपके शरीर में धीरे धीरे एक भूरा कलर का लेयर डेवलप होता है ना, वैसे ही फ्रूट में भी क्या डेवलप होता है? एक एपिडर्मल सेल का लेयर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? एपिडर्मल सेल का, सॉरी, एपिडर्मल सेल में जब ये डैमेज होता है तो क्या डेवलप होता है? एक सुबेराइज्ड लेयर डेवलप होता है। अपन ने ऑलरेडी सुबेराइजेशन पढ़ा हुआ है, पोटैटो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या क्यूरिंग के यस एक सर। प्रोसेस में देखते हो, धीरे धीरे उसमें एक लेयर डेवलप होता है। ठीक है, जिसे हम लोग पेरिडर्म भी कहते हैं। तो ये पेरिडर्मल या सुबेराइज्ड लेयर डेवलप होता है। ये जो भूरा भूरा दिख रहा है ना, ये वही जैसे हमारे शरीर में पपड़ी डेवलप होता है ना, वैसे ही यहाँ पर भी धीरे धीरे जब घाव भरता है तो एक लेयर डेवलप होता है। तो उससे इस प्रकार का सिम्टम क्रिएट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? रसेटिंग कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या होता है रसेटिंग? Yes, sir. इसके यस कारण सर। हाँ हाँ बोलिए। ठीक है, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट से डैमेज होने के कारण, फ्रॉस्ट होने के कारण अंदर में आइस क्रिस्टल बन गए, और आइस क्रिस्टल से फ्रूट का लेयर फट सकता है। या फिर हाई ह्यूमिडिटी हो जाए अचानक, तो ये चीज हो सकता है वाटर इम्बैलेंस। तीसरा, अचानक से रेनफॉल हो जाए, उसके कारण हो सकता है। तो ये सब कारणों से आपका रसेटिंग आता है। हम लोगों ने ये चीज पर्सिमोन में भी पढ़ा, लोकवाट में भी पढ़ा, अगर आप लोग को याद होगा। तो ये रसेटिंग बहुत सारे क्रॉप्स में आते हैं, पर इसको मेनली आपको समझना है एप्पल में। अभी और ज्यादा डिटेल में अपन एप्पल में समझेंगे, बट आप लोग का ध्यान इसमें रहना चाहिए। तो ये चीज क्लियर हुआ आप लोग को? यस सर। Yes, sir. यस सर। इसके बाद आ जाइए आप सेकेंड क्रॉप में। सेकेंड क्रॉप है आपका पियर। पियर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो पियर में आप लोग को याद होगा, जब भी हम लोग ग्रोथ कर्व पढ़ते थे तो क्या कहते थे, पियर को कब हार्वेस्ट करना चाहिए? पियर में अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप क्या करेंगे? हार्वेस्ट करके राइपनिंग करेंगे या राइपनिंग करके हार्वेस्ट करेंगे? हार्वेस्ट करके राइपनिंग। आप लोगों को याद होगा पियर दो प्रकार का होता है, खासकर यहाँ पे अनुपम वगैरह जो लोगों ने किया हुआ है क्लास। एक हमने पढ़ा था यूरोपियन पियर, और दूसरा क्या पढ़ा था? एशियन पियर। यस सर। ठीक है, अगर हम एशियन पियर की बात करें तो बंद कर लीजिए माइक, इनकी साइड से रिपीट हो रहा है, बाकी चालू रखें। एशियन पियर की साइड से अगर अपन बात करें तो इसमें ग्रोथ का तीन स्टेज होते हैं, सिंगल सिग्मा ग्रोथ कर्व है। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तीनों ही प्लांट में इजिली ग्रो हो सकता है।
पर जब भी हम लोग यूरोपियन पियर की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज तो प्लांट में फ्रूट का आ जाता है ग्रोथ का, लेकिन जैसे ही थर्ड राइपनिंग वाले स्टेज में जाता है तो फ्रूट के अंदर एक इंटरनल ब्रेकडाउन की समस्या आती है। ये अपन ने पढ़ा था, याद है आप सभी लोगों को? यस सर। यस सर। Okay. तो आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि ये जो यूरोपियन पियर होते हैं इसमें समस्या क्या आती है कि जैसे ही पहले सीड प्रॉपर डेवलप होगा, फ्रूट प्रॉपर डेवलप होगा, पल्प भी डेवलप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही राइपनिंग की ओर आप जाओगे या मैच्योरिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फ्रूट में क्या होता है, अगर फ्रूट में ही लटका हुआ है तो इंटरनल ब्रेकडाउन की समस्या आती है। इसीलिए हमको हमेशा पियर को, बाकी क्रॉप में तो हम अपने जरूरत और मर्जी के हिसाब से हम लोग जो है क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं मेच्योरिटी में और राइपनिंग करते हैं चेम्बर में, अदरवाइज हम फ्रूट में भी पकने दे सकते हैं। और पियर में, यूरोपियन पियर में अगर आप फ्रूट में पकने दिए तो उसमें इंटरनल ब्रेकडाउन की समस्या आ जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं पियर में कि क्रॉप आर हार्वेस्टेड एट ग्रीन स्टेज। कौन से स्टेज में तो हार्वेस्ट करते हैं? ग्रीन स्टेज। इसीलिए हेंस थर्ड स्टेज ऑफ फ्रूट ग्रोथ इज नॉट सीन। थर्ड स्टेज ऑफ फ्रूट ग्रोथ नहीं है। अब इसको कई तरीके से पूछ सकते हैं कि किसको जो है तोड़ने के बाद राइपनिंग करना चाहिए। कौन सा ऐसा फ्रूट है जो तोड़ने के बाद ही पकता है? तो अवाकेडो। किसको तोड़ने के बाद राइपनिंग करना चाहिए? तो पियर। किसमें ग्रोथ का थर्ड स्टेज नहीं पाया जाता? तो पियर। या किसमें ग्रोथ के केवल 2 ही स्टेज पाए जाते हैं? तो पियर। समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक। दूसरा इसमें पॉइंट आता है वर्चुअली सेल्फ स्टेराइल। पियर में कहीं कहीं पे एक शब्द उपयोग हुआ है जिसे कहते हैं वर्चुअली सेल्फ स्टेराइल। अब आप सबको सेल्फ स्टेराइल का मतलब क्या है? सेल्फ स्टेराइल इसी को इनकम्पेटिबल भी कह सकते हैं। क्या मतलब होता है सेल्फ स्टेराइल का? बताइए। जो खुद का पोलन खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। खुद का पॉलन अगर खुद के फ्लावर को फर्टिलाइज या पॉलिनेट ना कर पाए तो उसे सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। उसी को हम सेल्फ स्टेरिलिटी भी कह सकते हैं। दूसरे के फ्लावर को ये पॉलिनेट कर सकता है पर अपनी खुद की वैरायटी के फ्लावर को ये पॉलिनेट नहीं कर सकता। इस हिसाब से, और लगभग टेम्परेट क्रॉप पीच को छोड़ दो तो सेल्फ इनकम्पेटिबल सेल्फ स्टेराइल टाइप का तो बिहेव करते ही है ना। ये चीज तो आपको पता ही है। इस हिसाब से पियर की जितनी भी वैरायटी है उसमें क्या होना चाहिए? खुद के पॉलन से खुद में फ्रूट, मतलब खुद में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन हो सकता है क्या? नो सर। नहीं हो सकता। नो सर। अगर नहीं हो सकता तो फ्रूट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। नो सर। नहीं नहीं बनेगा। इस हिसाब से सेल्फ स्टेराइल अगर मैं किसी को बोला हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो खुद से खुद वैरायटी में खुद के पॉलन से वो फ्रूट नहीं बना सकता। ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। अब एक वैरायटी है जिसे कहते हैं बार्टलेट और दूसरी वैरायटी है जिसे क्या कह देते हैं? अंजोउ। ये दोनों ही किसकी वैरायटी है? पियर की वैरायटी है। और पियर अपने आप में सेल्फ स्टेराइल क्रॉप है या सेल्फ स्टेराइल, सेल्फ इनकम्पेटिबल प्लांट है। और ये वैरायटी भी सेल्फ स्टेराइलिया है, सेल्फ इनकम्पेटिबल है। अब देखो सेल्फ स्टेराइल लिखे मतलब क्या हुआ कि ये खुद का पॉलन से तो पॉलिनेशन कर नहीं सकता, लेकिन सामने में एक शब्द जोड़ दिए वर्चुअली, या कभी कभी शूडो जोड़ते हैं कि ये सेल्फ स्टेराइल की तरह दिखता है पर इसमें फ्रूट बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो, बार्टलेट या फिर अंजोउ, ये दो ऐसी वैरायटी है जिसके पोलन क्या कर सकते हैं? पोलन कैन नॉट पॉलिनेट और फर्टिलाइज देयर ओन फ्लावर। ये अपने ही फ्लावर को पॉलिनेट या फर्टिलाइज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? हेंस दे आर क्या हुआ? हेंस दे आर क्या हुआ? सेल्फ स्टेराइल हो गए। यस सर। लेकिन अब उस हिसाब से सो देयर शुड बी नो फ्रूटिंग। तो इस हिसाब से अगर कोई दूसरी वैरायटी अगर अपन ना लेके आए, इफ पॉलिनाइजर्स आर नॉट यूज्ड, अगर हम कोई पॉलिनाइजर का उपयोग ना करें तो अगर ये पर्टिकुलर वैरायटी सेल्फ स्टेराइल है तो उस वैरायटी में कोई फ्रूटिंग नहीं लगनी चाहिए। उस केस में हम उसे सेल्फ स्टेराइल कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन ये जो बार्टलेट एंड अंजोउ है, बट ये बार्टलेट एंड अंजोउ क्या है? दीज वेराइटीज आर
पार्थिनोकार्पिक इन नेचर, पार्थिनोकार्पिक इन नेचर, इस वैरायटी में पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। अब एक बात बताओ, अगर पार्थिनोकार्पी पाई जाती है और उसमें भी कौन सी, वेजिटेटिव, वेजिटेटिव है मतलब इसको कोई स्टिमुलेशन की जरूरत है क्या? नो सर। No, sir. नहीं। तो अगर इसमें पार्थिनोकार्पी पाई जाती है तो अब ये वैरायटी सेल्फ इनकम्पेटिबल हो या ना हो, कोई चीज से फर्क पड़ता है? वो तो पार्थिनोकार्पी के लिए अपने लिए फ्रूट बना लेगा ना, यस सर। है ना? तो यही चीज को बोला जा रहा है कि पियर की कुछ वेराइटीज, लगभग वेराइटीज पियर में सेल्फ स्टेराइल होती है, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ वेराइटीज के अंदर फ्रूट बन जाता है। तो वो वेराइटी तो सेल्फ स्टेराइल है लेकिन उसमें फ्रूट बन रहे हैं, भले उसका कारण पार्थिनोकार्पिक नेचर है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या करते हैं, वर्चुअली सेल्फ स्टेराइल, कि ये है तो सेल्फ स्टेराइल लेकिन फ्रूट फिर भी बन जा रहे हैं क्योंकि पार्थिनोकार्पिक नेचर है, इसलिए इसको वर्चुअली सेल्फ स्टेराइल कहें कि इसके अंदर सेल्फ स्टेरिलिटी है लेकिन वो सिर्फ वर्चुअल के टाइप है, रियलिटी में उसका कोई महत्व नहीं क्योंकि फ्रूट तो बन रहे हैं। समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है वर्चुअली सेल्फ स्टेराइल? यस सर। ठीक है, बार्टलेट अंजोग इसका एग्जांपल है। अब ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, यहां तक का चीज क्लियर हुआ? यस सर। ओके ठीक, इसे बाद में वीडियो पॉज करके देख लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार ये देर से रख दिया हूँ, इसमें वीडियो पॉज करना और लिख लेना अगर लिखना होगा तो। सर ये बार्टलेट और अंजुम में भी स्टेरिलिटी होगा सर, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी? हाँ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्यों होना चाहिए? कि उसमें फ्रूट ना बने खुद से, लेकिन पार्थिनोकार्पी होने के कारण खुद से फ्रूट बन जा रहा है, तो उसका रहने का कोई महत्व नहीं हो गया, इसीलिए सामने में वर्चुअल शब्द यूज कर दिए हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ हाँ भैया, अच्छा आओ ना तो पहुंचो, मेरा 20 मिनट, हाँ ठीक है ना, आधे घंटे का क्लास है, फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं ये क्लास ले रहा, हाँ। अरे नहीं वो आप ही लोगों के लिए है। चलो मैं लगाता हूँ, क्लास ले रहा है, हाँ मैं मेरे पास ले आना, मैं खा लूंगा, चलो बाय। ठीक, ये हो गया, यहाँ तक समझ में आया? वर्चुअली सेल्फ स्टेराइल समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक। इसके बाद इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है, लिख लो, प्रोटोगाइनी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आएगा, पियर में भी पाई जाती है और प्लम में भी पाई जाती है, याद रखेंगे। इसमें एक डिसऑर्डर है जिसे फ्लैश स्पॉट डीके कहते हैं, इसका कॉज अननोन है बट आपको फ्लैश स्पॉट डीके होता है ये याद रखना है, ये इसी का है। और ऐसे ही एक और डिसऑर्डर आता है फ्रॉग आई रॉट, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, कभी किसी जमाने में पूछा था इसलिए इसको लिख लिया हूं। तो एप्पल एंड पियर, एप्पल एंड पियर में एक होता है जिसे कहते हैं फ्रॉग आई स्पॉट, इसे लिख लीजिए। सर जी आई थिंक ये चिली इली में भी शायद होता क्या बोल रहे हैं? शायद चिली में भी कुछ ऐसे ही होता है, फ्रॉग आई। हाँ उसमें भी चिली में होता भी है, होता है सर। उसमें भी होता है, एक ऐसा चिली में ना एक स्पॉट सा बन जाता है, यस सर। उसमें है फ्रॉग आई स्पॉट है वो, जहां तक मेढक की आंख के जैसा। सर ये फ्लैश स्पॉट जो डिके है वो किस में पाई जाती है बोल रहे हो? ये भी पियर और एप्पल दोनों में ही होता है बट पियर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां तक हुआ? यस सर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप आता है प्लम। प्लम की बात करें तो प्लम में सबसे पहला आता है, अच्छा प्लम में तो लिख लो सबसे पहले क्या पाई जाती है, प्रोटोगाइनी। दूसरा एक शब्द आता है जिसे क्या कहते हैं, हीलिंग इन। मान के चलो कि आपने एक डेट फिक्स किया था, कोई भी एक डेट फिक्स कर लो, 15 जून। मैं 15 जून को एप्पल या पियर या पीच या प्लम या चेरी या एप्रिकॉट किसी भी क्रॉप का इस वैरायटी के प्लांट को ट्रांसप्लांट करूंगा, पर किसी कारणवश आप जो है 15 जून को कहीं व्यस्त हैं, आप नहीं पहुंच पाए, या नेचुरल कंडीशन ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली पानी गिर रहा है या बहुत तेज धूप पड़ रही है, मॉनसून अभी तक आया नहीं है, कोई भी एक ऐसा कारण हो गया जिसके कारण आप जो है इन पौधों को उस तारीख को ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, लेकिन नर्सरी से आप खरीद के ले आए। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर इंस्टेंट ट्रांसप्लांटिंग पॉसिबल नहीं है तो ये सीडलिंग्स को हम क्या करते हैं, एकदम
थोड़ी सी गहराई वाले ट्रेंच बनाते हैं, ट्रेंच यानी थोड़ा सा संकन बेड टाइप बनाते हैं, और इसमें इन पौधों को अपन जो है क्या कर देते हैं, रख देते हैं, और इसको जो है ना मिट्टी से इसके रूट्स को हम लोग क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हीलिंग इन कहते हैं। एक और एग्जांपल से समझिए सो दैट आपको और क्लियर हो। अपन जो है मेनली टेम्परेट क्रॉप को कब हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, क्या टाइम है टेम्परेट क्रॉप की ट्रांसप्लांटिंग का? दिसंबर टू जनवरी। दिसंबर जनवरी। दिसंबर जनवरी है कि नहीं? और दिसंबर जनवरी में अगर हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं तो हम जो पौधा लाएंगे उसको हम लोग कैसे लाएंगे, मिट्टी के साथ लाएंगे या बेयर रूटेड, क्या उम्मीद है? बेयर रूटेड। पेयर हम रूटेड। बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग करने की कोशिश करेंगे। हम बेयर रूटेड प्लांट लाएंगे, ऐसे प्लांट जिसकी जमीन जिसके रूट में कोई मिट्टी नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि हम पौधे को लाएंगे और हम कोशिश करेंगे तुरंत तुरंत उसको ट्रांसप्लांट करें, है कि नहीं भाई? क्यों जबरदस्ती रखें? अगर हम पहुंच गए तो हम तुरंत ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे। पौधा झेल सकता है। अब आप किसी इंसान को एक झापड़ मारोगे और वो कुछ नहीं कह सकता, इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको जाके एक झापड़ मार ही दो। ऐसा कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं कर सकते ना। तो भाई ये पौधा ठीक है बिना मिट्टी का भी डॉर्मेंट कंडीशन में झेल सकता है, इसका मतलब नहीं कि वैसे रख ही दोगे, कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम आएगा ही। तो क्या करते हैं, आप जब ट्रांसप्लांटिंग के लिए लेके आए, एक मिनट रुकिए, हेलो, कौन बोल रहे हैं? ओके मैम, मैं आपको थोड़ा देर में कॉल करूँ, एक्चुअली मैं क्लास ही ले रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर। ओके ठीक है। तो बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग अपन करते हैं। तो बेयर रूटेड जब अपन ट्रांसप्लांटिंग के लिए पौधा लाते हैं और किसी कारण से आप लेके आए और वेदर फोरकास्टिंग हो गया, 3 दिन तक बहुत तेज बर्फ गिरने वाला है, या वहां पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेबर शॉर्टेज हो गया, कोई भी एक प्रॉब्लम आ गया और आप इसको तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं कर पाए, तो उस केस में आप क्या करोगे? ये पौधे को अगर ऐसे रखोगे तो मर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, छोटा सा पतला सा गड्ढा मतलब एक पिट या ट्रेंच डग करेंगे, खोदेंगे, और उसमें जो है इन पौधों को बेयर रूटेड ट्रांसप्लांट्स को यहाँ पे आप रख दो, और इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी से इसके रूट को कवर कर दोगे, सो दैट वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट वगैरह एब्जॉर्ब करे ही, प्लस एकदम डिहाइड्रेट ना हो जाए, पानी की कमी वगैरह से सूख वूख ना जाए। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं कि एक ट्रेंच खोदते हैं और उसमें कुछ मिट्टियों से रूट को कवर करके रखते हैं, इसी को क्या कहते हैं, हीलिंग इन। समझ में आया क्या होता है हीलिंग इन? अगर इंस्टेंट प्लांटिंग पॉसिबल ना हो तो सीडलिंग आर ट्रांसफर्ड टू सैलो ट्रेंच विथ रूट कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, कि रूट को हम जो है मॉइस्ट सॉइल से कवर करके रखते हैं और ट्रेंच में रखते हैं ताकि कोई इंजुरी ना आए, टू अवॉइड इंजुरी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हीलिंग इन कहते हैं। समझ में आया क्या होता है हीलिंग इन? ठीक है। तो क्या है, अगर ट्रांसप्लांटिंग नहीं हो पाया तो उसे हम गड्ढा खोदेंगे, उसमें रख देंगे गीले मिट्टी से ताकि कोई इंजुरी ना आए, इसे ही हीलिंग इन कहेंगे। दूसरा प्रोटोकाइनी वर्ड समझ में आया? यस सर। ओके यस सर। तीसरा इसमें एक शब्द आता है जिसे कहते हैं प्रून्स। प्रून्स क्या होता है? तो प्रून्स शब्द आप लोगों ने सुना होगा। हाँ बोलिए। ड्राइड प्लम सर। ड्राइड प्लम कह सकते हैं। देखो प्लम जो है ना दो प्रकार के होते हैं। एक प्लम होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जिनका टीएसएस नॉर्मली जितना प्लम का होना चाहिए उतना होता है, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनका टीएसएस नॉर्मल से बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनका जो शुगर का कंसंट्रेशन होता है ना, जैसे नॉर्मली मान के चलो 12% टीएसएस है तो इनका 16% रहेगा। तो देख पा रहे हो इनका शुगर कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है। तो ऐसी वेराइटीज प्लम की जिसमें शुगर का कंसंट्रेशन हाई होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रून्स कहते हैं। और देखो भाई ऑब्वियसली जिसमें शुगर कंटेंट ज्यादा होगा उसको ड्राई करने में ज्यादा फायदा है या कम शुगर कंटेंट वाले को? सर ज्यादा है, वो ज्यादा आसानी से ज्यादा जल्दी ड्राई होगा। तो इसीलिए बोला जाता है प्रून्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, प्लम विथ हाई शुगर, सॉरी हाई प्रपोर्शन ऑफ शुगर, कि बाकियों की कंपैरिजन में अगर अपन बात करें तो इसमें जो है शुगर जो है वो ज्यादा मात्रा में
मौजूद होता है, और इनको अपन यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड फॉर ड्राइंग, इसको अपन जो ड्राइंग के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रून्स जो है कुछ वैरायटी होती हैं, ठीक है, कुछ वैरायटीज हैं, उन्हें प्रून्स कहते हैं। ठीक है, ये जो प्रून्स होते हैं ये जनरली हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम, ये वैरायटीज जनरली पोटेशियम को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, हैवी फीडर ऑफ पोटेशियम लिख लीजिए। अब इससे आप लोग को एक चीज समझ में आया होगा कि प्रून क्या है। प्रून कुछ नहीं है, एक वैरायटी ही है, मान के चलो प्लम की कुछ ग्रुप ऑफ वैरायटीज हैं प्लम की जिनका शुगर कंसंट्रेशन हाई होता है। इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो, जितने भी प्लम है वो सब प्रून होंगे कि जितने भी प्रून है वो सब के सब प्लम है कि नहीं है? नहीं है सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. Yes, sir. प्लम की ही तो वैरायटी है ना प्रून्स की, जो प्रून है वो ग्रुप ऑफ वैरायटी है प्लम की ही। तो मैं लिख सकता हूं ऑल द प्रून्स आर प्लम, लिख सकता हूं हर प्रून प्लम है, क्योंकि प्रून क्या है, प्लम की वैरायटी ही तो है ना। Yes, sir. पर क्या हर वैरायटी में हाई शुगर कंसंट्रेशन मौजूद है क्या प्लम की? नहीं है सर। नो No, सर। sir. नहीं है। तो मैं ये भी लिख सकता हूं ऑल प्रून्स आर प्लम बट ऑल प्लम आर नॉट प्रून प्रून। ये गलत है क्या कहीं पे? नहीं है हर सर। प्लम प्रून होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हर प्रून प्लम है, ये चीज फिक्स है, क्योंकि प्रून क्या है, प्लम की ही तो वैरायटी है ना, प्रून्स जो ग्रुप है वो। समझ में आया ये चीज? यस सर। ओके। Yes, sir. इसके अलावा इसमें एक नेचर पाई जाती है जिसे कहते हैं सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर। प्लम जो होती है ना प्लम, इसमें सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर पाया जाता है। JRF 2020 का पेपर खोल के देखिए, ये सवाल आया है कि सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर किसमें पाया जाता है। उसके बाद SRF 2022 अभी खोल के देखोगे तो उसमें भी ये सवाल आया। पहले आपके में JRF 2020 में आया था, 2021 में आया था आई थिंक, और हमारे में इस साल आया था कि सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर किसमें पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? प्लम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। यस Yes, sir. ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको मैं आपको ना क्रॉप में समझाऊंगा, क्योंकि अपने आप में 1 घंटे का लेक्चर है। पहले आपको क्लाइमेट्रिक समझाना पड़ेगा, नॉन क्लाइमेट्रिक, फिर सप्रेस्ड। हालांकि इसके ऊपर एक बार पूरा डिटेल डिस्कशन हो गया है, याद होगा अगर आप लोगों को याद है, तीनों चीज समझाया था। पढ़ो, नोट्स खोलोगे तो मिलेगा, नोट्स में समझाया हुआ है। तो ये जब अपन प्लम आएंगे ना तब पढ़ाऊंगा, अभी भी समझा सकते हैं पर आधा घंटे से ज्यादा टाइम ले लेगा। ठीक है, तो इसको अपन उस टाइम लेंगे। अभी की पॉइंट याद रखो कि सप्रेस्ड क्लाइमेट्रिक नेचर प्लम में पाई जाती है। क्लियर है? जो चीजें थोड़ा थोड़ा में कवर हो जाएगा ना उसको मैं यहीं पे समझा दे रहा हूं। इसके बाद इसमें एक पाई जाती है एसिमेट्री ऑफ फ्रूट। छूटेगा कुछ भी नहीं, इसको मैं समझाऊंगा ही, बस मैं क्रॉप में समझाने के लिए रखा हुआ हूं। ठीक है, एसिमेट्री ऑफ फ्रूट। फ्रूट में एसिमेट्री, अगर क्वेश्चन आएगा कि एसिमेट्रिकल फ्रूट किस में पाया जाता है या प्लम में एसिमेट्री क्यों होता है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, यस सर। देखो क्या होता है, ये जितने भी आपके पीच प्लम वगैरह होते हैं ना, तो खासकर प्लम की बात करते हैं, तो प्लम में क्या होता है, ये जो ओवरी होता है ना, इसके अंदर 2 ओव्यूल होता है। कितने ओव्यूल होते हैं टोटल? 2 ओव्यूल। लेकिन जब ये फ्रूट फ्लावर ग्रो होते रहता है ना, तो 1 ओव्यूल क्या हो जाता है? एबॉर्ट हो जाता है। क्या हो जा रहा है? एबॉर्ट। 2 ओव्यूल थे, एक ओव्यूल क्या हो गया? एबॉर्ट हो गया। कब? जब फ्लावर डेवलप हो रहा था। तो ऑब्वियसली इस पॉलिन के पास पॉलिनेशन करने के लिए यही वाला एक ओव्यूल बस बचा। तो क्या होता है, इस वाले ओव्यूल में क्या होता है? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और जो भी सीड वगैरह बनने का है। तो क्या होता है, चूंकि एक साइड के ओव्यूल क्या हो गई? डिजनरेट हो गई, मतलब अबॉर्ट हो गई, और एक साइड के ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन हुआ और सीड बना। तो इससे जो भी फ्रूट बनता है ना, उसमें क्या होता है, जिस साइड का ओव्यूल जो है फ्रूट में कन्वर्ट हुआ, मतलब सीड में कन्वर्ट हुआ, इस साइड जो है ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और जिधर एबॉर्ट हो गया इधर कम डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो इससे क्या होता है, फ्रूट एकदम प्रॉपर गोल ना बन के एक साइड ज्यादा ऐसा खींचा टाइप का बन जाता है, अगर ये एक्सिस है तो इसे ही हम क्या कहते हैं? एसिमेट्री ऑफ फ्रूट। समझ में आया ये चीज? यस सर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले देखो, लिखना इसको अच्छे से आराम से, मैं बोल दे रहा हूं एक बार।
प्लम में 2 ओव्यूल पाए जाते हैं, प्लम में 2 ओव्यूल होती हैं। फर्टिलाइजेशन से पहले एक ओव्यूल एबॉर्ट हो जाती है और दूसरी रह जाती है। जिस साइड ओव्यूल होता है वो फास्ट डेवलप होता है और जिस साइड ओव्यूल नहीं होता है वो स्लो डेवलप होता है, जिसके कारण फ्रूट में एक एसिमेट्री डेवलप होती है और इसे ही हम एसिमेट्री ऑफ फ्रूट कहते हैं। समझ में आया ये चीज? यस सर। यस अरे आया कि नहीं आया भैया? यस सर यस सर। हाँ तो हाँ नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे तो फिर समझाऊंगा ना। ठीक, यहाँ तक हुआ? अब ये देखो, जापानीज प्लम में देखने के लिए मिलती है ना? एसिमेट्री ऑफ प्लम जो है उतना एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, एक बार मैं अपन क्रॉप में इस चीज को देख सकें। शायद तक जापानीज ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, जहां तक दोनों में ही होता है शायद तक। सर आपने असाइनमेंट दिया था इसका तो जापानीज प्लम दिया था, जो हमने असाइनमेंट दिया था अच्छा, आप लोगों ने जब सर्च किया था तो मिला था क्या उसमें? यस सर, जापानीज प्लम मिला था सर एसिमेट्री ऑफ फ्रूट। ओके, एक बार मैं इसको और चेक करते हैं क्रॉप में, जब आएगा ना तो एक बार देखेंगे कि इसका क्या और रीजन हो सकता है या और क्या कंटेंट हो सकता है इसमें। ठीक है, बाकी समझ में आया एसिमेट्री क्या होता है? ये समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। ठीक, इसके बाद एक यस नेक्स्ट सर लिखिए, अर्ली फ्लावरिंग। एक क्वेश्चन आता है, देखो प्लम में ना बहुत लेट से फ्लावरिंग आती है, तो इसमें अर्ली फ्लावरिंग लाने के लिए ट्रांसजेनिक अर्ली फ्लावरिंग जीन का उपयोग किया गया है। क्या यूज किया गया है? ट्रांसजेनिक अर्ली फ्लावरिंग जीन का उपयोग किया गया है, याद रखना। और अर्ली फ्लावरिंग लाने के लिए जो ब्रीडिंग की गई है ना, इसे कहा जाता है फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग। तो क्वेश्चन आए कि बताओ, फास्ट ट्रैक जो घड़ी आती है ना, कि फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग कौन से क्रॉप में की गई है? तो प्लम में की गई है, याद रखना। ठीक है, फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग किस में की गई है? प्लम में की गई है। अर्ली फ्लावरिंग लाने के लिए जो जीन का यूज करते हैं, ट्रांसजेनिक अर्ली फ्लावरिंग जीन, उसे ही कहा गया है। ठीक है, और भी कई सारे ब्रीडिंग मेथड का उपयोग किया गया है अर्ली फ्लावरिंग लाने के लिए, तो उसे फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग कहते हैं। उसमें से एक टेक्नोलॉजी ये भी है। ठीक है, ये चीज समझ में आया? यस सर। यस यस सर सर। यस सर। चलिए, अब देखो प्लम में इसके अलावा और कुछ है क्या? प्लम में वैसे तो प्लम में बहुत कुछ है बताने को। ठीक है, तो फास्ट ट्रैक ब्रीडिंग अगर पूछे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है, तो ऑब्जेक्टिविटी क्या है? टू रिड्यूस जुवेनिलिटी। जुवेनिलिटी रिड्यूस करने की बात कर दी है, मतलब क्या हुआ? फ्लावरिंग जल्दी लाने की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, अब एक यस और सर। क्रॉप एटलीस्ट आज लिख लीजिए आप लोग, पीच। पीच में क्या होता है? पीच में बहुत ज्यादा कंटेंट अपन नहीं नोट करेंगे, लेकिन हाँ, पीच सबसे पहले तो आप लोग नोट करिए, ये क्या है? सेल्फ कंपेटिबल क्रॉप है। अब देखो, जो आदमी रोज एकदम बदतमीजी करता है, वो किसी दिन शांत हो जाए, एकदम शरीफ टाइप बैठ जाए, तो बोल तो उसकी रोज की बदतमीजी को ना पूछ के आदमी ये किस दिन शांत बैठा था ये पूछेगा। और जो आदमी हमेशा शांत रहता है, किसी एक दिन हल्ला कर दे तो ये व्यक्ति अपने जीवन में हल्ला क्यों किया था वो स्पेशल हो जाएगा उसके लिए, है कि नहीं? ऐसा होता है। यस सर। Yes. तो वैसे ही यस जितनी वेराइटीज हम लोग पढ़ते हैं, एप्पल, पियर, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, ये सब अपने आप में सेल्फ इनकम्पेटिबल है। तो इसमें सेल्फ कंपेटिबल वैरायटी कौन सी है ये पूछा जाता है। तो अगर पीच सेल्फ कंपेटिबल क्रॉप है तो इसमें क्या पूछा जाएगा? सर इसमें कौन सा वेराइटी सेल्फ इनकम्पैटिबल कौन सा इनकम्पेटिबल, यानी कि कौन सा नॉर्मली नहीं करता? तो इसमें एक वैरायटी है जिसे कहते हैं मेल स्टेराइल वैरायटी। इसमें कुछ वैरायटी है जिसमें मेल स्टेराइल है, उसका नाम लिख लीजिए, JH हेल, जूली एल्बर्टा और हेल्बर्टा। ये नाम हमेशा याद रखना, यहीं से ही सवाल बनते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्या लिखा? हेल्बर्टा, HALBERTA। सर। हाँ बोलिए।
सर मेल स्टेराइल भी है और सर सेल्फ कॉम्पिटेबल भी है, दोनों के। पीच जो है एक क्रॉप है, इसके अंतर्गत 50 वैरायटी होगी, है कि नहीं। लगभग जो वैरायटी है वो ऑन एन एवरेज क्या है, सेल्फ कंपेटिबल। ये जो 3 वैरायटी है ये बस मेल स्टेराइल है, ठीक है, समझ में आया। यस। हाँ, सारे वैरायटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक। इसके अलावा एक सवाल आपको पूछा जाएगा कि हैवी प्रूनिंग कौन से क्रॉप में करते हैं, क्या, हैवी प्रूनिंग। तो याद रखेंगे हैवी प्रूनिंग हम किस में करते हैं, पीच में करते हैं। टेम्परेट क्रॉप में सबसे ज्यादा हैवी प्रूनिंग हम किस में करते हैं, पीच में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, ये क्यों करते हैं ये अपन क्रॉप में समझेंगे, इन सब का क्या है लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, तो 2 दिन 3 दिन डिस्कशन चलेगा तब अपन करेंगे। चौथा चीज याद रखना, इसमें ये सबसे ज्यादा ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग है। सबसे ज्यादा ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग कौन है, पीच है। पूरे टेम्परेट क्रॉप में सबसे ज्यादा ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग कौन है, पीच है। और इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन में इसमें भी क्या हो जाता है, रूट एस्फिक्सिया, याद है। यस सर। ठीक है, तो लिख Yes. लीजिए, रूट एस्फिक्सिया जैसे सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। और ये क्या होता है, ये तो हमने कल ही देख लिया है रूट एस्फिक्सिया को। पांचवा चीज आता है नेक्टरीन। नेक्टरीन जो है वो पीच में पाया जाता है। नेक्टरीन क्या होता है भैया बताइए। चलो मैं आज आप लोग को दिखाई देता हूँ, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। ये फ्रूट को देखिए, ये फ्रूट दिख रहा है। इस फ्रूट को अगर ध्यान से Yes, देखो sir. तो इस फ्रूट के स्किन में छोटे छोटे हेयर्स, पतले पतले हेयर्स दिख रहे हैं एकदम स्किन में। यस यस Yes, sir. फील हो पा रहा है आप लोग को ये चीज, ठीक है। यस सर। ये हेयर्स एकदम जो गर्ल्स के जो चीक्स में जो होता है ना, गाल में जो हेयर्स आती है गोल्डन कलर की, सेम वैसा ही होता है, दिख रहा है। इसीलिए इसका नाम फर्स्ट भी रखा गया है। ये वर्ड जो है वो वहीं से लिया गया है। तो देख पा रहे हो एकदम छोटा 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 हेयर यहाँ पे दिख रहा है। जितने भी पीच है, ठीक है, और एप्रीकॉट है, पीच और कौन सा क्रॉप, एप्रीकॉट। एप्रिकॉट। पीच और एप्रीकॉट की खासियत है कि इन क्रॉप के स्किन में क्या पाया जाता है, हेयर पाया जाता है, या इसी को हम क्या कहते हैं, फजीनेस। हेयर का मौजूद होने को ही फजीनेस कहते हैं, ठीक है। अब पीच की लगभग वैरायटी में क्या पाई जाती है, हेयर पाई जाती है। एप्रीकॉट के लगभग वैरायटी में हेयर पाई जाती है। एप्रीकॉट से हमको अभी कोई लेना देनी है, तो एप्रीकॉट को यहाँ पे आप भूल जाओ, ठीक है। तो पीच की लगभग वैरायटी में क्या पाई जाती है, हेयर पाई जाती है। अगर पीच में कुछ ऐसी वैरायटी आ जाए जिसमें ये हेयर ना पाया जाए, हेयरलेस या फिर फर्जलेस वैरायटी, अगर कोई एक ऐसी वैरायटी आ जाए जो हेयरलेस हो या फर्जलेस हो, यानी कि जिसमें हेयर ना हो, तो उन वैरायटीज को हम क्या कहते हैं, नेक्टरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक्टरीन। नेक्टरीन। क्या हुआ था कि हेयर बनाने वाला जो जीन है ना, उसमें म्यूटेशन हो गया और हेयर बनना बंद हो गया। तो सिंगल जीन म्यूटेशन के कारण ये बना है। इसका पूरा डिटेल क्रॉप में बताऊंगा, बट नेक्टरीन का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आया क्या होता है नेक्टरीन और पीच में अंतर। ऑल पीच, ऑल ऑल नेक्टरीन आर पीच। सभी नेक्टरीन पीच होंगे कि नहीं होंगे। बस नेक्टरीन की खासियत क्या है कि ये बिना हेयर वाले पीच है। बट ऑल Yes, sir. पीच आर नॉट नेक्टरीन, क्योंकि पीच में अगर हेयर आ गया तो वो नेक्टरीन थोड़ी कहलाएगा। तो ये देखो लगभग सेम है, देखो नेक्टरीन और पीच का कंपैरिजन। ये भी स्टोन फ्रूट है, ये भी स्टोन फ्रूट है। इसमें स्मूथ स्किन है यानी कि चिकना स्किन है, इसमें फजी स्किन है यानी कि हेयरी स्किन है। एकदम आइडेंटिकल टू पीच, दोनों ही पीच के जैसे ही होते हैं, ठीक है। तो वही चीज बताना चाह रहा है। तो समझ में आया पीच में अंतर, पीच और नेक्टरीन में। Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, यहां तक हुआ। तो पीच क्लियर हुआ। नेक्टरीन वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको क्रॉप के साथ पढ़ेंगे, बट हाँ ये वो पॉइंट्स हैं जहां से मेनली क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? एक टॉपिक Yes, और sir. कवर करते हैं आज, चेरी। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्लास में अपन जो है बाकी एप्रिकॉट, आलमंड, वॉलनट और चेस्टनट, पीकानट को कवर करेंगे। ठीक है। एक लास्ट आता है जिसे कहते हैं चेरी। और ये जितने टॉपिक अभी आप लोग एक एक लाइन में पढ़ रहे नहीं है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग का एक फेमिलियर हो जाओ। क्रॉप में घुसो तो पहली बार पढ़ो तो एकदम नया सा ना लगे, बेसिक आपका पहले से रहे। ये सब टॉपिक अपने आप में आधा आधा घंटे का डिस्कशन है। पीच पे अपन नेक्टरीन पे डिस्कशन करेंगे, अभी चेरी पे जो बताने वाला हूँ इसके ऊपर कम से कम आधे घंटे का डिस्कशन होगा। तो इन चीजों को अभी एक बेसिक के तौर पे समझे रहो, और यहीं से ही क्वेश्चन उठते हैं, आप पेपर उठा के देखिएगा। ठीक है। तो चेरी में आता है नेक्स्ट जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो सबसे पहले तो इसको लिखने से पहले ये लिखो, चेरी में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? यस सर। अरे यस की नो की छोड़ो, होगी कि नहीं होगी भैया? यस ठीक है। होगी yes, सर। कौन सी सेल्फ yes, हाँ इनकम्पेटिबिलिटी सर होगी? सर गेमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक होगी ना। तो चेरी में यस आपका क्या होता है, गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। पूरी टेम्परेट में तो पढ़े हैं ना। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि चेरी की मान लो ए वैरायटी है तो ये खुद के प्लांट को पॉलिनेट नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो कि ये बी वैरायटी को भी पॉलिनेट ना कर पाए, या दुनिया की किसी वैरायटी को पॉलिनेट ना कर पाए, मतलब इसके मेल खुद को तो नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते, तो उसे क्या कहेंगे? क्रॉस इनकम क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी कहेंगे क्या? नहीं सर, स्टरलिटी। नो मेल सर, उसको नहीं स्टेरिलिटी। कहेंगे। यस सर। उसको नहीं कहेंगे। अगर खुद के पॉलिन से खुद के फ्लावर को पॉलिनेट ना कर पाए तो क्या कहलाएगा? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दुनिया में किसी को ना कर पाए तो क्या कहलाएगा? मेल स्टेरिलिटी। मेल मेल स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी। लेकिन ऐसा हो कि दुनिया में मान के चलो 100 वैरायटी है, तो 100 में से 90 को ना कर पाए लेकिन 10 को कर पाए, या केवल 10 को ना कर पाए और 90 को कर पाए, तो ये खुद के साथ तो कंपेटिबल है ही नहीं सेल्फ में। क्रॉस पॉलिनेशन में भी ये 10 वैरायटी या 90 वैरायटी के साथ नहीं है। तो अगर दुनिया में किसी को ना पॉलिनेट कर पाए मतलब मेल स्टेरिलिटी, सिर्फ अपने को ना कर पाए तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, अपना ना कर पाए और कुछ दूसरे को ना कर पाए, लेकिन और बचे हुए दूसरे के साथ कर सकता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी। समझ में आ रहा है? तो चेरी में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्या मौजूद होता है? क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी। मतलब 1 2 3 4 5 5 वैरायटी है, एक्स करके वैरायटी से आपको कंपेटिबल, इसके साथ ये तो खुद को तो पॉलिनेशन नहीं कर सकता क्योंकि सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी है। एक को भी पॉलिनेट नहीं कर सकता, 2 को भी पॉलिनेट नहीं कर सकता, 3 के साथ कर लेता है, 4 के साथ कर लेता है, 5 के साथ नहीं कर पाता। तो देख रहे हो, इनके साथ इसकी कंपेटिबिलिटी नहीं जमी तो ये क्या कहलाया? क्रॉस इनकम्पेटिबल। लेकिन इन दो के साथ जम रहा है। अगर इन दो के साथ भी नहीं जमता तब आप क्या कहते हैं? मेल स्टेराइल। तो चेरी जो है ना, उसकी खासियत क्या है? वो सेल्फ इनकम्पेटिबल तो है ही है, साथ में क्रॉस इनकम्पेटिबल भी है। अब एक बात बताओ, जब हम केवल और केवल सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किसी वैरायटी में पाई जाती है और उसको हम लोग को कमर्शियली ग्रो करना है, तो हमें उसके लिए जुगाड़ में क्या बनाना पड़ता है? पॉलिनाइजर वैरायटीज को। पॉलिनाइजर वैरायटी लगानी पड़ती है कि भैया एक्स वैरायटी अगर खुद के पॉलिन को पॉलिनेट नहीं कर पा रहा है तो ए बी सी डी करके कोई एक ऐसी वैरायटी लाएंगे जो इसको पॉलिन डोनेट करे और इसके अंदर फ्रूट सेट को बढ़ाए। ऐसी वैरायटी को हम क्या कहते हैं? पॉलिनाइजर वैरायटी कहते हैं, है कि नहीं? पर क्या हो कि अगर आपको पता चले इसमें से ए बी और सी आपको पता नहीं था, आप ले आए, लेकिन इसके साथ तो इसकी क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी है, ये तो इनके पॉलिन से भी फ्रूट नहीं बनता, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। फिर तो वेस्ट हो गया पॉलिनाइजर लगाना, है कि नहीं? तो इसलिए क्या किया गया, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वैरायटी को निकाला गया। चेरी में कुछ ऐसी वैरायटी पता की गई, चेरी में कुछ ऐसी वैरायटी पता की गई जो किसी भी वैरायटी को पॉलिनेट कर सकती है। ठीक है, मान के चलो ये एक्स ए के साथ भी नहीं होता, बी के साथ भी नहीं होता, सी के साथ भी नहीं होता, लेकिन टी करके कोई वैरायटी है जो किसी भी वैरायटी को पॉलिनेट कर सकता है, इसका किसी के साथ क्रॉस इनकम्पेटिबिलिटी नहीं। ऐसी वैरायटीज को खोजा गया और जो ऐसी वैरायटीज थी उसको एक ग्रुप में रखा गया, जिस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर ग्रुप, या फिर क्या कहते हैं?
ओ ग्रुप कहते हैं। उसमें 13-14 तो ग्रुप होता है चेरी में, वो मैं क्रॉप के टाइम में बताऊंगा। तो एक ग्रुप में रखा गया जिसे हम क्या कहते हैं, ओ ग्रुप कहते हैं, या इसे यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कहते हैं, या पहले इसे ग्रुप 13 के नाम से जाना जाता था। पहले किस नाम से जाना जाता था? ग्रुप क्या भैया? 13। अब क्या नाम से जाना था? ओ ग्रुप या यूनिवर्सल डोनर ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर ग्रुप में कैसी वैरायटीज रखी जाती हैं बताइए? जो सभी के साथ सभी कॉम्पिटेबल के हो। साथ तो सभी के साथ कंपैटिबल हो। हाँ, जो सभी के साथ कंपेटिबल होता है। अरे मैम का आपका मैसेज आ रहा है, बच्चों को छोड़ दीजिए करके। ठीक है, आप लोग की क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जाइए। शकीना मैम का क्लास ज्वाइन कर लीजिए, जिनको जिनको करना है। मैं ये 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ग्रुप 13 में ऐसे वैरायटी आती है जो सबके साथ जर्मिनेट होते हैं, सबके साथ पोलिनेट हो सकते हैं। इसकी वैरायटी का नाम अगर लिखना चाहो तो लिख लीजिए विस्टा, स्टेला, लिख लो स्टेला, विस्टा। ये सब क्या है? आपकी यूनिवर्सल डोनर है। इसको क्रॉप में अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना लिख लो। वेगा और सेनेका कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सारी चीज अपन क्रॉप में एक बार देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बाकी की क्लास आप लोग की कल कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप लोग का बचा हुआ टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद एक बड डॉर्मेंसी पे क्लास करेंगे, उसी में चिलिंग रिक्वायरमेंट भी हो जाएगा। एंड फिर फ्रेशली अपन टेम्परेट क्रॉप के क्रॉप्स को स्टार्ट करेंगे। ओके, यस सर। यस। ओके।